नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह। क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है? क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा? अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी बात करेंगे। पीएम मोदी ने इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रवासियों को भारत का ब्रांड एम्बेसडर बताया। इसके साथ ही साथ जेडीयू ने नीतीश कुमार को अपना पीएम पद का दावेदार बताया है, तो कांग्रेस ने राहुल गांधी को अपना उम्मीदवार कहा है। तो पीएम पद के कितने उम्मीदवार हैं विपक्ष में, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि धर्मांतरण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही है, उसमें क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ होना है। फिलहाल देखते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। पीएम मोदी ने इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। भारतीय मूल के सूरीनाम और गयाना के राष्ट्राध्यक्षों ने किया भारत भूमि को प्रणाम। कहा, भारत दुनिया को सिखा रहा है नई राह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2023 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल सम्मेलन को किया संबोधित। राजनाथ सिंह ने कहा, हमारा प्रयास G20 के भीतर आम सहमति बनाना है और अधिक सुरक्षित, समृद्ध, टिकाऊ और न्यायपूर्ण दुनिया के एजेंडे को आकार देना। वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 समूह की बैठक आज से कोलकाता में। फाइनेंस ट्रैक के तहत 3 दिनों तक चलेगी अहम बातचीत। सुप्रीम कोर्ट में जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर सुनवाई आज। पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने परोपकार की आड़ में हो रहे धर्मांतरण को माना था गंभीर मसला। केंद्र को राज्यों से जरूरी जानकारी लेकर विस्तृत जवाब दायर करने का दिया था आदेश। पूजा स्थल कानून में बदलाव को लेकर 1947 के स्टेटस को लागू करने की मांग वाली याचिकाओं पर भी होगी सुनवाई। और जेडीयू ने नीतीश कुमार को बताया पीएम पद का दावेदार, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा राहुल गांधी हैं उनके उम्मीदवार। वहीं विपक्षी एकता के सूत्रधार बने शरद पवार को महाविकास अघाड़ी बनाए रखने की चुनौती। पंचायत चुनावों में शिवसेना के शिंदे गुट और बीजेपी की बड़ी कामयाबी ने महाविकास अघाड़ी में पैदा की हलचल। तो इस वक्त में सबसे पहले बात 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की। किन मायनों में खास रहा है, पीएम ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और प्रवासी भारतीय सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, जिसको बेहद खास माना जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंदौर में इस 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और कई मायनों में खास रहा उनका संबोधन। उन्होंने कहा कि अमृतकाल का यह वक्त है और ऐसे में प्रवासी भारतीय सम्मेलन बेहद खास हो जाता है। 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से पीएम ने किया प्रवासी भारतीयों का जबरदस्त स्वागत। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने सभी भारतीय प्रवासियों को बताया भारत का ब्रांड एम्बेसडर। कहा, प्रवासियों की भूमिका विविध है। मेक इन इंडिया, योग, हस्तशिल्प उद्योग और साथ ही भारत के बाजरा के ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रवासी भारतीय, यह कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में। दुनिया के इतने अलग अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साक्षात दर्शन होते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यह प्रवासी भारतीय दिवस कई मायनों में खास है। हम भारत के ग्लोबल विजन को और मजबूत करेंगे। स्वच्छता में अव्वल रहने वाले शहर इंदौर में हो रहा है प्रवासी भारतीय सम्मेलन। 17वां अंक है इस सम्मेलन का, बेहद खास है क्योंकि इस बार ये बहुत विविधताओं को समेटे हुए है। 3 दिवसीय सम्मेलन में 70 देशों से 3500 से अधिक सदस्य हो रहे हैं शामिल। गयाना के गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली हैं 17वें भारतीय प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि। सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष सम्मानित अतिथि के रूप में इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में कॉमेमोरेटिव स्टैंप जारी किया।
और कोविड-19 महामारी के 4 साल के अंतराल के बाद प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। 2000 महामारी के दौरान 2021 में अंतिम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया था। तो कई मायनों में खास रहा ये सम्मेलन और प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन का आज औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। हमारे यहां कहा जाता है स्वदेशो भुवनत्रयम्, अर्थात हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु बांधव है। इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था। हम दुनिया के अलग अलग कोनों में गए। हमने सभ्यताओं के समागम की अनंत संभावनाओं को समझा। हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी। हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए। अलग अलग देशों, अलग अलग सभ्यताओं के बीच व्यावसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकती हैं, भारत ने और भारतीयों ने करके दिखाया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत G20 को बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देख रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का एक बड़ा अवसर है। इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। हमें G20 केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं, बल्कि जन भागीदारी का एक ऐतिहासिक आयोजन बनाना है। और हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद हैं इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में। बहुत स्वागत है। आप बहुत मुस्कुरा भी रहे हैं, शायद इतने शानदार आयोजन के आप साक्षी बन रहे हैं, गवाह बन रहे हैं। आदित्य, प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रांड एम्बेसडर है हमारे प्रवासी भारतीय पूरी दुनिया में और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के सिरमौर है कहीं ना कहीं। किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री का सम्मेलन, लोगों ने कैसे उसको परसीव किया है? राष्ट्रदूत कहा है तमाम प्रवासी भारतीयों को प्रधानमंत्री ने आज, और यही कहा है कि आगामी दिनों में अब G20 होना है। वो G20 जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और जो करीब 3,500 के लगभग जो प्रवासी भारतीय करीब 70 देशों से यहाँ पर पहुंचे हैं इस सम्मेलन में, वो भारत की छवि को दुनिया भर में लेकर जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात जो आप कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि कुछ प्रवासी भारतीय जब यहाँ शिरकत करने पहुंचे हैं उनसे ही आपकी सीधे बात कराऊं, दर्शकों से को बताएं कि क्या वो फील कर रहे हैं। मॉरिशस से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, आज प्रधानमंत्री यहाँ पर थे, वो प्रधानमंत्री जब दुनिया में कहीं और देशों में जाते हैं, आपके देश में जब वहां आते हैं तो आप लोग उनका इंतजार करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। उन्होंने कहा कि आप जहां भी हैं आप हमारे साथ हैं और पूरी दुनिया हमारे लिए राष्ट्र है। कैसे आप इसको देखते हैं? ये सम्मेलन कितना कनेक्ट पैदा करता है आप प्रवासियों के लिए भारत के साथ? पहली बार तो आई फील वेरी प्रिविलेज कि हम आए हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया और मॉरिशस का रिश्ता ही अलग है। तो बहुत अच्छा लगता है, प्रिविलेज कि हम आए हैं इस PBD में, और ख़ास करके इंदौर पहली बार आए हैं। तो हम आएंगे ज़रूर घूमने के लिए। और ये जो रिश्ता है मोदी जी ने बनाया है मॉरिशस से, छोटा भारत जो कहते हैं मॉरिशस को, हम कोशिश करेंगे इसे निभाएं
निभाएं, दिल से निभाएं और क्या कहें, उसको आगे लेकर जाएं, उसको आगे लेकर जाएं। ये बताइए, प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप लोग ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, आप लोग दुनिया भर में भारत की छवि लेकर जा रहे हैं। अब G20 होना है, G20 में जो डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे वो जब वापस जाएं, मॉरिशस जाएं या अलग अलग देशों में जब जो जाएं वो, तो वहाँ उनसे पूछें जाने कि भारत किस तरीके से वहाँ उनका आतिथ्य हुआ, इससे कनेक्ट पैदा होगा। Yes, we are very happy that we Mauritian, we are very far from India but very close to the heart of India, and especially what Modi ji is doing, he is helping a lot in Mauritius. A lot of project is being done thanks to Modi ji, thanks to the government of India. And I'm very privileged to come for the PBD also, because I was a state guest for the 75th anniversary of independence, and I came in Delhi in आदित्य July, in आदित्य, एक August, बार इन लोगों से ये and भी now I come पूछिएगा, again, and I think that this is my second house. जी निखिल, आदित्य एक बार ये भी पूछिएगा कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है भारत के ग्लोबल विजन को किस तरह से आगे लेकर जाएंगे, किस तरह से उसको मजबूत करेंगे दुनिया भर में। ये बताइए, प्रधानमंत्री ने कहा है, आप कतर से आए हैं, जो ग्लोबल विजन है, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की आवाज़ आज दुनिया देख रही है, भारत के भविष्य को जानना चाहती है और दुनिया भारत की तेज़ी को जानना चाहती है। उस मिशन को आप लोग कैसे आगे बढ़ाएं? Yeah, this today's Prime Minister's speech is actually a very indication India going to lead the global. It is really we proud for as an Indian. It is very proud, and now is India. We are believing that India going to lead all the countries. It is a very clear message and a well message to all Indians, especially for the foreigners. Especially, I attracted to speech is affirmed that is all foreigners, all Pravasis are the ambassador of India. In everywhere, in everybody is seeing India in from the views of the foreigners. That's why our Prime Minister and government is accepting him and give an award. This is a recognition of all the Pravasis also. ये कनेक्ट है, ये जो जुड़ाव है वो बढ़ता है इस तरह के प्रवासी सम्मेलनों के जरिए। और जो बात अगर किसी देश के जहाँ से जड़ें जुड़ी हुई हैं, जहाँ से जैसे कहें कि आप बिलोंग करते हैं, वहाँ का अगर राष्ट्र अध्यक्ष अगर आपको इतना भरोसा दिला रहा है कि हम आपके साथ हैं, आप किसी भी दुनिया में किसी भी जगह पर हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन एक चीज़ और आह्वान कर रहा है कि अब वक्त आ गया है कि भारत जिस तरीके से दुनिया पर नज़र बनाए हुए है, आप उसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर दुनिया भर में एक और भारत की नई छवि को दिखाएं। और भारत निखिल जिस तरीके से इनोवेशन की बात जो सूरीनाम के राष्ट्रपति थे, गुयाना के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि मेडिकल के क्षेत्र में भारत ने कोरोना काल में जिस तरीके से काम किया, भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। वैक्सीन एक बहुत बड़ा कारण था जी, 220 करोड़ से ज्यादा लोगों को अगर भारत ने वैक्सीन लगाई है और 100 से ज्यादा देशों को अगर वैक्सीन भेजी है, तो ये एक बहुत बड़ा संकल्पना जो प्रधानमंत्री की है कि पूरा संसार ही हमारा राष्ट्र है, सभी देश मिलाकर भी अगर देख लें तो भी वो हमारा राष्ट्र है। जो देश वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जो देश वैक्सीन मैत्री के तहत बना नहीं पा रहे थे, निश्चित तौर पर तकनीक नहीं थी, लेकिन भारत ने उस वक्त पूरी दुनिया ने प्रशंसा की है। जी, पूरी दुनिया ने प्रशंसा की है, सराहना की है, और सबसे खास बात बहुत बेहद अच्छा रहा कि आपने जो प्रवासी भारतीयों और से ये वो वक्त था, ये इसलिए भी किया क्योंकि हमने जो तंत्र डेवलप किया, हमने कोविन पे बात की, कोविन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाया गया, उसको सराहा गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात कि जिस देश में कई स्वार्थी देश जिस समय स्वार्थी हो गए थे, कई विकसित देश स्वार्थी हो चुके थे वैक्सीन को लेकर, लेकिन तब एक विकासशील देश होने के नाते भारत दुनिया के कई देशों की मदद कर रहा था। इतना ही जी बिल्कुल, और इस भावना को, इस विचार को दरअसल जो प्रवासी हैं वो कहीं ना कहीं इसी विजन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे कि इस विजन को, इस भावना को कहीं ना कहीं उसके अग्रदूत हैं, उसके राजदूत हैं ये सभी प्रवासी भारतीय। और आपने जिन लोगों से बात कराई, निश्चित तौर पर ये उनकी बातचीत से ही उनकी भावनाओं के का जो प्रकटीकरण था, उसी से ये समझ में आ रहा था कि जो उनका दिल है वो भारत के लिए धड़कता है, वो उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, इन तमाम विचारों के लिए, इस बातचीत के लिए, और आपके साथ में जो प्रवासी भारतीय थे उनका भी शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर एक शानदार माहौल बना है भारत के लिए, और जो भारतीय भावनाओं का को जाहिर करने का जो एक जरिया बना है प्रवासी भारतीय दिवस, वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि धर्मांतरण पर सुप्रीम बहस में क्या कुछ हो रहा है।
We are making progress and we will not allow the challenges that we are confronted with today to any way diminish our commitment to the green transition. India Energy Week, therefore, is an opportunity to understand the pivot which is currently happening in terms of what is changing and how can they become part of this change. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे धर्मांतरण पर सुप्रीम बहस। सुप्रीम कोर्ट में धर्मांतरण को लेकर के आज बहस है। दरअसल आज उस पर सुनवाई है। जबरन धर्म परिवर्तन और पूजा स्थल कानून के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और बेहद महत्वपूर्ण है ये सुनवाई। जबरन धर्म परिवर्तन और पूजा स्थल कानून का मुद्दा जो है वो छाया हुआ है और आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई है। अदालत ने पिछली बार भी इसमें सख्त टिप्पणियां की थी। शीर्ष अदालत में याचिकाएं दायर कर जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने की मांग की गई है। कहा गया है इसके खिलाफ कानून बनाया जाए। लोगों को डरा धमका कर, प्रलोभन देकर और काला जादू या अंधविश्वास का सहारा लेकर हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए याचिकाएं दाखिल की गई हैं। ऐसे धर्मांतरण को रोकने के लिए केंद्र और राज्यों की ओर से सख्त कदम उठाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर मूल याचिका के विरोध में भी 8 याचिकाएं अभी तक दाखिल हो चुकी हैं। 5 दिसंबर को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने परोपकार की आड़ में हो रहे धर्मांतरण को गंभीर मसला माना था। कहा था यह बेहद गंभीर विषय है और इस पर सुनवाई होनी चाहिए। पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र को राज्यों से जरूरी जानकारी लेकर विस्तृत जवाब दायर करने को कहा था एक विस्तार से हलफनामा दायर करे और हलफनामे में केंद्र ने जवाब दिया था कि लालच, धोखा और दबाव के चलते धर्म परिवर्तन कराना एक गंभीर मसला है। केंद्र ने इसको एक गंभीर मसला माना था। केंद्र ने अदालत के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए दलील दी थी कि धर्म के लिए प्रचार करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, लेकिन जबरन धर्मांतरण कराना मौलिक अधिकार नहीं है। तो धर्म के लिए प्रचार करना तो अधिकार है, लेकिन जबरन धर्मांतरण कराना मौलिक अधिकार कतई नहीं हो सकता, यह कहा गया था केंद्र की ओर से। केंद्र की ओर से यह भी कहा गया था कि मामले पर जरूरी कदम उठाया जाएगा और वो इसके बारे में राज्यों के साथ में कंसल्टेशन के बाद एक हलफनामा और दाखिल करेगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई जारी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी याचिकाओं में इसमें कहा गया है कि यह एक्ट हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध धर्मावलंबियों को अपने धार्मिक स्थलों पर पूजा के अधिकार का दावा करने से रोकता है। पूजा स्थल कानून को लेकर पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से और समय की मांग की थी। उनको कहा था कि इस पर वो और विचार विमर्श करना चाहते हैं। केंद्र ने कहा था कि मामले के अलग अलग पहलुओं को उजागर करते हुए एक विस्तृत हलफनामा शीर्ष अदालत में दाखिल किया जाएगा और इसके लिए उनको थोड़ा वक्त चाहिए। पूजा स्थल कानून के अनुसार धार्मिक स्थलों के 15 अगस्त 1947 के स्वरूप को बदलने के लिए मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। हालांकि श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को इस कानून से छूट मिली हुई थी और ये उस ऑर्डर में आया भी था। श्री कृष्ण जन्मभूमि और वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के कारण पूजा स्थल कानून 1991 सुर्खियों में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मामले को सुनवाई योग्य माना था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अदालत इसकी सुनवाई करे। जिला अदालत ने इसकी सुनवाई की थी पोषणीयता पर और उसके बाद उसको सुनवाई योग्य माना था, जिसके बाद से वाराणसी की अदालत में इस मामले पर लगातार सुनवाई हो रही है। तो जबरन धर्म परिवर्तन और पूजा स्थल कानून का मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया हुआ है। हमारे संवाददाता विकास सारथी इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये मुद्दा। शीर्ष अदालत में याचिकाएं दायर कर जबरन जो धर्म परिवर्तन है उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। कहा गया है कि इस तरह से जो जबरन लोगों को डराकर या काला जादू के बारे में बताकर, कुछ अंधविश्वास के बारे में बताकर और बहला फुसला कर जो धर्म परिवर्तन कराया जाता है वो गलत है। अश्विनी उपाध्याय ने इसकी जो पहली याचिका दायर की थी, मूल याचिका है, उसके खिलाफ में 8 और याचिकाएं अभी तक सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई हैं। उसको क्लब करके सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त
हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़े हुए हैं और इसके बाद जो हमारी अगली खबर है उस पर भी हमारे साथ में हमारे कांग्रेस के एक प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी जुड़ेंगे, लेकिन वो दूसरी खबर पर है। फिलहाल हम बात करेंगे विकास सारथी से। विकास, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ इस याचिका में कहा गया है, क्या कुछ मांग की गई है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। निखिल, ये आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ी याचिका के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो जी इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात ये कि एक तो जो काशी विश्वनाथ का मामला है उसमें वहां की अदालत ने माना है कि ये मेंटेनेबल है, यानी कुछ ऐसे मामले जिनमें विवाद 1947 से पहले स्थापित हो रहा है कि विवाद था, तो वो तो इस कानून के दायरे में वैसे भी नहीं आते। लेकिन इसके अलावा और भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिनमें यह कहा गया है कि ये जो पूरा कानून है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो ये कानून जो बात कहता है वो दरअसल में उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला है ये कानून, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को, खासतौर से हिंदुओं, सिखों, बौद्ध और जैन धर्म के मतावलंबियों को अपने अपने पुराने जो उनके स्मारक थे या उनके प्रार्थना गृह थे वहां जाने से रोकता है ये कानून, और इसीलिए ये वायलेटिव है उनके फंडामेंटल राइट का, और इसीलिए इसको चुनौती दी गई है। दोनों ही तरफ से काफी सारे याचिकाकर्ता हैं। और अगर आप हाल ही के दिनों में देखें, जैसे कि कुतुब मीनार में भी एक विवाद पैदा हुआ है जहां पर यह कहा जा रहा है कि ये जगह जो है वहां पर पूजा का अधिकार मिलना चाहिए हिंदुओं को और जैन समाज के लोगों को, तो वहां पर भी वो ये मांग कर रहे हैं कि आप इस तरह के जो कई सारे स्मारक हैं जो एएसआई के अंतर्गत भी हैं, और इन सभी को ये जो कानून आया था 90 के दशक में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये सीधे सीधे उनके धार्मिक अधिकार की और उनके मौलिक अधिकार जो है, जो वो पूजा का जो अधिकार है उनके अपने धर्म को मानने का, उसको वायलेट करता है। इसीलिए इसको सुप्रीम कोर्ट दरकिनार करे और इसको असंवैधानिक घोषित करे। जी, जो धर्मांतरण का जो मुद्दा है कि जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी कुछ टिप्पणियां की थी, उस पर गंभीरता से लिया था इस मुद्दे को। क्या जो अश्विनी उपाध्याय की जो याचिका है, किस बात को लेकर एग्रीव्ड है वो, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ है उनकी याचिका में? देखिए निखिल, इसमें जो अश्विनी उपाध्याय की याचिका है उसमें उनका ये कहना है कि बहुत सारे राज्यों में पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई है, और उन्होंने खास तौर से ये आरोप लगाए हैं कि कुछ संगठन हैं जो लालच दे करके या अंधविश्वास फैला करके धर्मांतरण कर रहे हैं। जहां तक अपने धर्म को प्रचार करने की बात है उसके लिए सभी आजाद हैं, लेकिन कहीं पर अगर अंधविश्वास के जरिए, लालच के जरिए या दबाव डालकर इस तरह से धर्मांतरण कराया जाता है तो उसको लेकर के सख्त कार्रवाई की जाए। केंद्र सरकार ने इसमें अपना हलफनामा दायर किया था और 9 राज्यों का हवाला दिया था कि उन्होंने अपने अपने कानून बनाए हैं, लेकिन कोर्ट अभी इतने जवाब से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि इन राज्यों में उस कानून के आधार पर कितने मामले दर्ज किए गए हैं, क्या कार्रवाई हुई है, इसका भी ब्यौरा सौंपा जाए। तो कोर्ट बार बार ये कहता रहा है कि ये चिंता का विषय है। न केवल ये एक तो सीधे सीधे जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है उसका उल्लंघन है अगर आप लालच दे करके या बहला फुसला करके इस तरह से धर्मांतरण करते हैं। दूसरा, बदलती डेमोग्राफी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर से चिंता जताई थी और ये कहा था कि ये मामूली बात नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, इसीलिए वो केंद्र से एक विस्तृत हलफनामा चाहते हैं। जी, जो पूजा स्थल कानून 1991 है उसमें अभी तक केंद्र का क्या रुख रहा है, उस पर भी एक विस्तार से हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र से अपेक्षा की थी सुप्रीम कोर्ट ने। जी निखिल, बिल्कुल, उस पर अभी केंद्र को अपना एक विस्तृत हलफनामा देना है जिसमें कि वो इस कानून को लेकर अपनी जो स्थिति है उसको स्पष्ट करे केंद्र, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अभी वो विस्तृत हलफनामा आना बाकी है सुप्रीम कोर्ट में, और जहां तक जो पिछला मामला था उसमें भी केंद्र से सुप्रीम कोर्ट और जवाब चाहता है, एक और विस्तृत हलफनामा चाहता है। तो दोनों ही मामलों में केंद्र को एक निर्णायक भूमिका क्या होगी केंद्र की, वो बताना है अपने अपने हलफनामे के जरिए। जी जी जी, निश्चित तौर पर तो आप नज़र बनाए रखिए, ये मामला आएगा तो हम आपसे और ताज़ा अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास सारथी। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि मिशन 2024 और विपक्षी एकता, सबके अपने अपने प्रधानमंत्री फिलहाल नजर आ रहे हैं, इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब चर्चा करेंगे मिशन 2024 और विपक्षी एकता की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ लड़ने का अभियान तेज कर दिया है। आपको याद होगा कि शरद पवार इस पूरे महाविकास अघाड़ी के सूत्रधार रहे थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ लड़ने का अभियान तेज कर दिया है। वो चाहते हैं कि महाविकास अघाड़ी जो है वो इंटैक्ट रहे। शरद पवार का दावा है कि कट्टर शिव सैनिक अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ बने हुए हैं और भले ही अधिकांश एमएलए और एमपी उनसे पल्ला झाड़ लिया उन्होंने, वो उनसे दूर हो गए हों, लेकिन उनका मानना है, शरद पवार का मानना है कि कम से कम जो शिव सैनिक हैं वो जुड़े हुए हैं उद्धव ठाकरे से। उनका यह भी मानना है कि अगर सब मिलकर साथ लड़े तो जनता की राय समझी जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि फिर शरद पवार की महाविकास अघाड़ी पंचायत चुनाव में क्यों फेल हुई, क्योंकि जो पंचायत चुनाव में थे उसमें जो नतीजे थे वो कुछ और कहते थे। हाल में ही संपन्न हुए पंचायत चुनाव में बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट ने शानदार जीत दर्ज की है। 2019 में शिवसेना के बीजेपी गठबंधन तोड़ने के बाद शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत में दोबारा सक्रिय हुए थे। अब उनकी सियासत का सारा दारोमदार लोकसभा चुनाव पर टिका हुआ है और इस लिहाज से भी टिका हुआ है कि उनको ये जो विपक्षी एकता है, ये कहा जाए जो कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की एकता है, उसको बनाए रखना है। विपक्षी एकता के प्रयासों के बीच कांग्रेस ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया है। वहीं दूसरी पार्टियों से भी कई पीएम मटेरियल का नाम सामने आया है और तमाम दूसरी पार्टियां इसको लेकर दावा करती रही हैं। बिहार में महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार मिशन 2024 की समाधान यात्रा पर है। मिशन 2024 की जो यात्रा है वो जारी है, जिसमें डिप्टी सीएम भी शामिल हुए थे। बिहार के बाद विदेश के दूसरे हिस्सों का भी दौरा करेंगे। हालांकि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर उन्होंने कुछ साफ नहीं किया है। वहीं जेडीयू नेता लल्लन सिंह ने मौजूदा दौर में उन्हें सबसे काबिल नेता और प्रधानमंत्री के योग्य माना है। उधर तेजस्वी यादव ने भी बिहार में बैटिंग करने की इच्छा जाहिर कर दी है, यानी कि तेजस्वी अब चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं और केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार को भेजने की एक कवायद है। सवाल यह है कि केसीआर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा पहले ही जाहिर कर चुके हैं और अपनी राष्ट्रीय पार्टी भी उन्होंने बनाई है। ऐसे में बिना कांग्रेस की भूमिका वाले विपक्षी एकता के प्रयास का स्वरूप क्या होगा, जैसा कि केसीआर बता चुके हैं। दरअसल केसीआर ने कहा था कि बिना कांग्रेस के एक विपक्ष का जो गठबंधन होगा वो सामने आएगा और अगर कांग्रेस को जरूरत होगी तो वो उनको सपोर्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर उस ऐसे गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। धनंजय गिरी जो कि स्पोक्सपर्सन हैं बीजेपी के, साथ ही साथ अजय उपाध्याय जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ हैं, और इसके साथ ही साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं एनसीपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का स्वागत है। और साथ ही साथ ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता शिशिर सेलार मुंबई से। शिशिर, सबसे पहले आपके पास आते हैं और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभी पंचायत चुनाव हुए उसके बाद जो भी उसके रिजल्ट्स क्या उसको देखते हुए कांग्रेस कहीं ना कहीं एक अलग राह पर चलने की कोशिश कर रही है, जैसा कि उसने ऐलान भी किया है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हैं खासतौर पर मुंबई में वो अलग लड़ना चाहेगी, ऐसी मंशा जाहिर की है। देखिए, बिल्कुल अगर इस वक्त अगर देखा जाए कि शरद पवार ने बयान क्यों किया तो उसके पीछे कई सारे कारण भी हो सकते हैं। सबसे पहले हर एक पार्टी की स्टैंडिंग महाराष्ट्र में क्या है वो देखनी होगी। मसलन अगर बात करें बीजेपी की या फिर जो शिंदे गुट है शिवसेना का, उनकी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ग्रुप जो है उनकी अगर स्टैंडिंग देखें तो इस वक्त क्या है, तो उसका गणित अगर देखें तो इसलिए हम इसके पीछे देख पाएंगे किस प्रकार से बयान आया है, जिस प्रकार से रिजल्ट आए ग्राम पंचायत चुनाव के। हालांकि दोनों पार्टियां मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दावा कर रही है कि ग्राम पंचायत इलेक्शन में उनको सबसे ज्यादा सीटें मिली है, लेकिन दोनों पार्टी ये भी कह रही है कि जिस प्रकार से ग्राम पंचायत का चुनाव है वो एक अलग लीग का चुनाव होता है, लोकल स्तर पर अगर देखा जाए गणित कुछ अलग होते हैं। लेकिन अब अगर बात करें स्थानीय चुनाव की तो इसमें अगर देखा जाए तो हर एक पार्टी की स्टैंडिंग क्या होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दो गुट जो है खासतौर पर बीजेपी और शिंदे गुट की अगर बात करें, शिवसेना की इस वक्त काफी स्ट्रांग है, सत्ता में है और इसका फायदा भी उनको होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दूसरी और विपक्ष को अगर देखा जाए तो विपक्ष को अगर जीतना है तो एकजुट होकर जीतना होगा और इसीलिए जो तीनों पार्टीज है, उद्धव ठाकरे हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, अगर एक साथ अगर ये चुनाव जीतती है तो कहीं ना कहीं अपनी जमीन जो है वो स्ट्रांग कर पाएगी। तो ये बखूबी जानते हैं शरद पवार और इसलिए उनका कल का बयान
पीछे की पृष्ठभूमि साफ कर देता है, पहली बात। दूसरी बात आपने जो कही कि आने वाले चुनाव में अगर देखा जाए कि क्या अलग अलग पार्टियां चाहती है, खासतौर पर विपक्ष की पार्टियां क्या चाहती है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के जो अगर बात करें लोकल लेवल की कांग्रेस की हम बात करें, जो यहाँ पे नेता है वो अगर बात करें तो कितने सालों से कांग्रेस जो है शिवसेना के खिलाफ लड़ती आई है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस में सदन में मतलब बीएमसी के सदन में हालांकि कई सारे मुद्दे उठाए। तो ऐसे में जो लोकल केडर है वो कहीं ना कहीं ये जरूर चाहेगा कि शिवसेना के साथ ना जाया जाए, मतलब उद्धव ठाकरे जो गुट है उनके साथ ना जाया जाए, क्योंकि उनके साथ ही कई सालों से वो है आवाज बुलंद कर रहे हैं अलग अलग विषयों पर, और अब उनके साथ ही जो है पार्टी आगे बढ़ना चाहेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात भी मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है कि नहीं चाहती कांग्रेस की साथ में आए, लेकिन अगर नहीं आती तो उसका खामियाजा भी विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार से सिर्फ बीएमसी नहीं है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बाकी जो अन्य जो इकाई चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, उनमें अगर विपक्ष को जीत हासिल करनी होगी तो उनके सामने इस वक्त जो पर्याय है वो एकता और एक साथ लड़ने का। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर अब एक पार्टी के तौर पर देखा जाए तो अगर पिछले ग्राम पंचायत चुनाव की अगर बात करें तो उसमें भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बात अगर करें तो वो बीजेपी ऊपर का सामने आई थी। तो ऐसे में अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है, उसके साथ साथ अगर एकनाथ शिंदे गुट में उनको शामिल हो जाता है तो ऐसे में ये वजन और बढ़ सकता है। तो ऐसे में अगर एक एक करके अगर चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आंकड़े कम पड़ सकते हैं, और इसीलिए शरद पवार का कल का बयान अगर देखा जाए काफी महत्वपूर्ण होगा, संदेश भी होगा अपने स्वयं जो पार्टी जो इस वक्त विपक्ष में साथी बैठे उनके लिए भी अगर जीतना है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस भी हो या फिर बिल्कुल मंशा तो दरअसल शिशिर इस बात की है कि सब मिलकर साथ लड़े, लेकिन जो महत्वाकांक्षाएं हैं क्या वो उनको एक साथ रहने देंगी? इस पर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अजय उपाध्याय जी, आपके साथ अगर शुरुआत करें इस चर्चा की। ये समझना चाहेंगे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ पूरे देश में निकले हुए हैं, उनको पीएम पद का उम्मीदवार भी बताया जा रहा है। नीतीश कुमार एक दावेदार के तौर पर सामने आए हैं, केसीआर सामने आए हैं, केजरीवाल की भी हसरत समझ रहे हैं, ममता बनर्जी को भी आप देख रहे हैं। तो बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक किस तरह से विपक्षी एकता कारगर होगी, और खास तौर पर जो केसीआर ने फॉर्मूला दिया है उसके हिसाब से क्या राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी दल एक हो सकेंगे? देखिए, दो बातें हैं। पहले तो भारत जोड़ो यात्रा की बात आपने की है। भारत जोड़ो यात्रा के प्रोसेस में कहीं भी हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने स्वयं भी लगभग 10वां प्रेस कॉन्फ्रेंस कल उन्होंने किया है। हर जगह ये प्रश्न आते हैं और हर जगह उसका उत्तर एक ही है कि ये यात्रा जो है सामाजिक जन आंदोलन है और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जो मुद्दे हैं जनता के, उन मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। ये कहीं से भी 2024 के चुनाव को संदर्भित नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है बहुत सारे विपक्षी दल के लोग हैं, वो सब चाहते हैं इसमें कुछ सहयोग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कुछ अप्रत्यक्ष। आने वाले समय में जो 2024 का जो दूसरा प्रश्न आपका है वो कैसी तस्वीर बनेगी और उसमें कौन से विपक्षी दल के लोग क्या करेंगे, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये भी सच है कि जब तक सभी लोग एक साथ एक मंच पर कोई एक वैकल्पिक कार्यक्रम लेकर के नहीं आएंगे तब तक जो है 2024 के जो मूल मुद्दे हैं उन मुद्दों से हम चुनाव के रणनीति में नहीं जा पाएंगे और चुनाव की सफलता हमें नहीं मिलेगी। तो इसलिए सभी दल कहीं ना कहीं ये प्रयास करेंगे। और जहां तक बात है नीतीश कुमार जी का, केसीआर साहब का, शरद पवार जी का या अन्य दलों का, सभी दलों के जो पार्टी के लोग होते हैं या राहुल गांधी जी का, कांग्रेस के लोग हैं, वो जरूर चाहेंगे। हर पार्टी के अपने अपने नेता का एक अपना वजूद है और उस नेता के लिए उन पार्टी के अंदर सब चाहते हैं कि उनका नेता प्रधानमंत्री बने, कोई बुरी बात नहीं है। जहां तक 2024 में सिर्फ एक चेहरा और विपक्ष का चेहरा क्यों, पक्ष में भी पीएम मटेरियल बहुत सारे लोग हैं। राजनाथ सिंह जी हैं, नितिन गडकरी साहब हैं, बाबा आदित्य योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन पर भी चर्चा होगी। बीजेपी की तरफ से तो साफ है, बीजेपी ने साफ किया है, विपक्ष की तरफ से साफ होना है और सब अपने अपने लेकर के कहीं कोई अपने बता रहा है, कांग्रेस पार्टी अपना बता रही है। फिलहाल इस पर एक बार हम बृजमोहन श्रीवास्तव जी को जोड़ लें। अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग भाजपा की भी नहीं हुई है, जब होगी और तय कर देगी कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, कोई संदेह नहीं लगता इस बात में। तब हम इस पर चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री जी आपका नैरेटिव हो सकता है जो आप यहां से गढ़ना चाह रहे हो, लेकिन कम से कम ये चर्चा हमारी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर के नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल पूरा देश जान रहा है, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो कम से कम इस चर्चा को वहां लेकर मत जाए। बृजमोहन श्रीवास्तव अभी वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी हैं, सारा बीजेपी सारा देखिए उनकी स्थिति राहुल गांधी की तरह नहीं है। मुझे नहीं कहना चाहिए, ये बीजेपी प्रवक्ता बताएंगे, लेकिन उनकी स्थिति उनके यहाँ कोई चैलेंज नहीं है, उनके यहाँ चीजें बिल्कुल क्लियर है।
ठीक है, स्थिति जो है दिक्कत वो आपके यहाँ है। फिलहाल मैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी को लेकर के आऊंगा। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आपको लगता है कि कहीं के ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, ये अब दिक्कत कहीं ना कहीं सामने आ रही है? कांग्रेस अलग चलने की कोशिश कर रही है, उसको लग रहा है कि जो अभी परिणाम आए हैं पंचायत चुनाव को लेकर के, साथ जाना, वो भी शिवसेना के अगेंस्ट लड़ते रहे, अब उनके साथ जाना कहीं कहीं नुकसानदायक हो सकता है? देखिए निखिल जी, अभी मैं आपके जो संवाददाता हैं शिशिर जी, उनको सुन रहा था। एक्चुअली उन्होंने बड़ी आधी अधूरी और सतही जानकारी दी है, उन्होंने अभी पूरी गहराई से उतर के उसको नहीं देखा। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी, तीनों दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस, तीनों पूरी ताकत के साथ पिछले 2.5 साल से लगातार काम कर रहे हैं। ना तो हमारे केडर में कोई ना ही किसी प्रकार की कोई ऐसा मुद्दा सामने आया है जिससे कि तीनों दलों में किसी प्रकार का कोई विवादास्पद मुद्दा भी सामने आया हो, ऐसी भी स्थिति नहीं है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि तीनों दल बहुत ही शक्ति के साथ 2024 के लोकसभा के भी और विधानसभा के चुनाव को लड़ेंगे। इसमें किसी प्रकार का कॉर्पोरेशन में, जैसा कि शिशिर ने बताया, आपने कहा शिशिर आधी अधूरी तैयारी के साथ आए हैं, उन्होंने ये बात बताई, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी अलग राह अपनाना चाहती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेकर के। कैसे, इनको कैसे पता लगा? क्या कांग्रेस ने कोई मीटिंग करके बोला क्या अभी तक? बिल्कुल प्रिजम्पशन है। आप सुनिए निखिल जी, हम अपने चैनल पर प्रिजम्पशन की बात ना करें। कांग्रेस ने कोई प्रेस नोट जारी किया या प्रदेश कांग्रेस कमेटी महाराष्ट्र से किसी प्रकार की कोई जानकारी दी? ये इनका प्रिजम्पशन है शिशिर जी का, या फिर सूत्र बताएं कि राजनीति में प्रिजम्पशन और जो एक्शंस है उस हिसाब से भी चलता है मामला। इस प्रकार से भ्रम फैलाने का काम मैं सोचता हूँ चैनल पे नहीं होना चाहिए। आपका चैनल बहुत लोकप्रिय चैनल है। नहीं, कोई भ्रम फैलाने की बात नहीं होती। वस्तुनिष्ठ होकर बात करिए। क्यों अभी जब हमारे कांग्रेस के साथी ने पूछा, कांग्रेस के साथी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री आपने उनके ऊपर आरोप लगाया है। मैं इस बात को शिशिर से पूछ लेता हूँ। शिशिर से कुछ कहना चाहते हैं? चलिए जी, बात है वो प्रिजम्पशन अगर कुछ फैक्ट्स पे अगर हो या फिर कुछ अगर बातों पे हो या फिर कुछ मुद्दे पे हो तो उस पर शायद हम गौर कर सकते हैं। और मैं इस बात पे कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से बीएमसी की अगर बात करें तो बीएमसी के पिछले 25 साल कांग्रेस कई ऐसे मुद्दों पर जो मुखर रही है। इसीलिए अगर इस आधार पर अगर देखा जाए, बृजमोहन जी बोलने दीजिए शिशिर को, आप अपनी बात कहिएगा। बृजमोहन जी शिशिर को बोलने दीजिए। जी शिशिर बताइए। जी आप लोग सही कह रहे हैं कि जो अपने प्रवक्ता सही कह रहे हैं। प्रिजम्पशन की अगर बात करें तो प्रिजम्पशन में किस आधार पर अगर बेस है वो भी देखना होगा। सबसे पहली बात जैसे मैंने कहा कि 25 सालों का सफर शिवसेना कर रहा है बीएमसी में, तो ऐसे में कांग्रेस एक दल ऐसा रहा है जो विपक्ष में बैठा था इतने सालों से और कई सारे ऐसे मुद्दे उठाए उन्होंने सदन में, खासतौर पर बीएमसी की बात करें तो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस आज भी मुकर है जिस प्रकार से बीएमसी कॉन्ट्रैक्ट अगर हम बात करें या फिर जिस प्रकार से काम होते हैं, चाहे सड़कों के काम हो या फिर नालियों के साफ करने के काम हो या फिर पानी के काम हो, इन सभी मुद्दों को अगर किसने उठाया तो कांग्रेस ने मुख्य रूप से उठाया है। तो ऐसे में ये प्रिजम्पशन अगर देखा जाए तो वो मुद्दे पर बेस्ड है। दरअसल वही शिशिर, दरअसल वही मैं बात कर रहा था कि प्रिजम्पशन जो है राजनीति में बिल्कुल शून्य नहीं होता। बृजमोहन जी, प्रिजम्पशन बिल्कुल शून्य नहीं होता। मैं धनंजय गिरी को यहाँ जोड़ूंगा, बात सुन लीजिए जी। कांग्रेस, शिवसेना और भाजपा का 35 साल का साथ था, वो टूट गया। अब आप प्रिजम्पशन की बात करें अपन, नहीं प्रिजम्पशन उसने बताया ना, सारे फैक्ट के साथ में बताया, सारे फैक्ट के साथ में बताया कि कांग्रेस सारे मुद्दे उठा रही है। चलिए हम आपको भी दोबारा मौका देंगे। फिलहाल धनंजय उपाध्याय जी को लेकर आ रहे हैं। धनंजय जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो बात मैंने पहले कही थी कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, और उसको साथ में मिला करके साथ चलने की कवायद कर रहे हैं विपक्षी दल, लेकिन महत्वाकांक्षाएं कहीं ना कहीं टकरा रही हैं? नहीं, देखिए असली बात यह है कि राष्ट्र यज्ञ में अपनी संविधा लगाने की बात नहीं है, अपनी सुविधा की बात है। यहाँ सुविधा की राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी सोच रहे हैं, भारत का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस जिस तरह से अपने हताशा और निराशा और लगातार हरास का शिकार रही है। अभी आप राष्ट्रवादी कांग्रेस बैठी हुई है, कांग्रेस से टूट के ही बने हैं। आप महाराष्ट्र बंगाल में देख लीजिए तो तृणमूल कांग्रेस से टूट के ही बनी है। तो कांग्रेस से जो दल अलग होते गए, 303 में भाई साहब 70 से ज्यादा सांसद वो हैं जो कांग्रेस से टूट के गए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप तो ये जो भारतीय जनता पार्टी को देखिए। अरे भाई साहब, अपने टर्न पे बोलने का सिद्धांत होता है। अपने गलत बात बोलेंगे तो गलत बात में बोलूंगा तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा अपने। जब वो बोल रहे थे तो चलिए आप अपनी बात कंप्लीट करिए जी, अपने से करेक्ट करिएगा। कांग्रेस के अमर बेलों से कांग्रेस परेशान है।
कांग्रेस को कांग्रेस के ऊपर बेलों ने चूज करके खत्म कर दिया है। और कांग्रेस जो तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता को भाई साहब को भी सुन रहा था कि वो ये तो सामाजिक जागरूकता है, यानी कि कांग्रेस अभी भी कंफ्यूज कांग्रेस है। उसको पता ही नहीं है कि वो राजनीति करने के लिए कर रही है कि सामाजिक मुद्दों को उठाने कर रही है। और सामाजिक मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए तो क्या उठाए? अभी तक क्या उठाया कि तपस्वी है तो पुजारी है तो हिंदू कौन सा सामाजिक मुद्दा उन्होंने उठा दिया अभी तक, जो इतने दिनों से यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा कोल्हू के बैल की तरह है जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। ये लक्ष्यहीन यात्रा पर सारे लोग निकले हुए हैं और सभी को सुविधा की राजनीति नजर आ रही है। सबको लग रहा है कि कांग्रेस सरेंडर करेगी और हमें मौका मिलेगा, तो सभी अपने अपने मौके की तलाश में है। कांग्रेस में कमर कसी हुई है कि भाई हमारे पास इस बार युवराज है, तैयार है, की यात्रा पर निकले हुए हैं, हम सक्षम है। तो ये विपक्ष का नेता बनने की होड़ मची हुई है। प्रधानमंत्री पद का न कोई वैकेंसी है न किसी के लिए कोई जगह। चलिए इस पर रिएक्शन ले लें। बनने की कोशिश चल रही है, नेता प्रतिपक्ष का जगह पाने की चल रही है। इस पर रिएक्शन ले लें डॉक्टर अजय उपाध्याय। आपने सुना, इसको आप व्यक्तिगत कटाक्ष के तौर पर मत लीजिएगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। मतलब मैं जो कह रहा हूं कि जो अभी धनंजय गिरी ने कहा है उसको एज इट इज नहीं कि किसी और ने कहा है तो मुझे काउंटर करना ही है, लेकिन एक सपाट तरीके से समझिए कि नीतीश कुमार की एक जगह पर वो अपनी यात्रा लेकर चल रहा है, ममता बनर्जी, केजरीवाल, केसीआर, तो कहीं ना कहीं एक जो सर्वमान्य नेता होने की, विपक्ष का सर्वमान्य नेता कांग्रेस का नेता हुआ करता था, एक जमाना था, आज उसकी कहीं ना कहीं कवायद करनी पड़ रही राहुल गांधी को, और जो आपके नेता हैं वो उनको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि वही सर्वमान्य नेता हैं। धनंजय जी एक विद्वान प्रवक्ता है और उनको ये पता है कि जब भी देश में दो तरह की राजनीति का दो केंद्र होता है, एक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना और साथ में राजनीति करना। दिन भर हम लोग राजनीति वाले नहीं है कि जब आपको सरकार में लोगों ने चुन लिया उसके बाद भी आप चुनाव के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी जब भी आंदोलन करते थे तो आंदोलन के साथ वो सामाजिक कार्य को भी करते थे और उससे जो है जनता के बीच से आपको वैधता आती है। कांग्रेस पार्टी जो ये काम कर रही है, सामाजिक चेतना का काम कर रही है, इससे राजनीति में भी हमको लाभ फ्यूचर में होगा ही और हो रहा है। तभी इतने लोग बौखलाए हुए हैं आज के डेट में, विपक्षी दल से लेकर सत्ता पक्ष के लोग। तो मैं कहता हूं कि ये आप छोड़ दीजिए, हम पर प्रश्न लगाने से पहले सच्चाई को स्वीकारिए कि जनता के मुद्दों को कैसे उठाने का ये टेक्निक है। ये नया टेक्निक हमने है जो जनता के बीच जाकर के हमको उठाना है। चेतना पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया गया। सामाजिक दूसरी बात जो विपक्षी एकता की बात आपने की है, विपक्षी एकता की बात निकल जी, आपने जो प्रश्न किया, मैं कहता हूं कि अभी इतनी बेचैनी क्यों है? अभी टाइम है, आने दीजिए ना। चुनाव के टाइम में तो फिर कह रहा हूं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड से क्या मोदी जी को क्या घोषित कर दिया है, एक प्रक्रिया होती है। उसी तरह विपक्ष के लोगों में भी एक प्रक्रिया होगी। अभी तो किसी ने प्रधानमंत्री का पद किसी ने नहीं जो किया है। दूसरे क्षेत्रीय दल है, बेचैनी उनमें है, बार-बार उनकी तरफ से घोषित मुझे नहीं लगता निखिल जी, कांग्रेस पार्टी में या किसी भी क्षेत्रीय दल में है, बहुत सारे दल हैं और ये लोकतंत्र का तकाजा कहता है कि लोकतंत्र में सबको प्रधानमंत्री बनने की ये बात आपने कहने से नहीं होगी ना अजय उपाध्याय। आप चाहिए। देखिए हर तीसरे दिन एक कोई बयान आ जाता है, आपके यहां से ही बयान आ जाता है। सलमान खुर्शीद ने कहा और दूसरे नेताओं ने कहा, कमलनाथ जी ने कहा कि जी पीएम पद के उम्मीदवार राहुल गांधी रहेंगे। वही अभी देखिए ललन सिंह का हमने बयान चलाया, वही तो मैं बात कह रहा हूँ, ललन सिंह का बयान चलाया, नीतीश कुमार को बता रहे हैं। मैं बार-बार लॉजिकल बात कर रहा हूं कि हर पार्टी के वर्कर को, अपने नेता को प्रधानमंत्री पद बनाने का उसको अपना एक है, हर पार्टी में वो होता है और हर पार्टी चाहती है कि हमारा नेता बने। लेकिन प्रधानमंत्री के जो पद की बात है तो जनता चुनेगी, सारे दल अगर टाइम आएगा उसका, आने वाला है टाइम, जब आता है टाइम, आपकी बात ठीक है, होती है। आपकी बात ठीक है। हमें स्टूडियो में बैठ के या कोई कार्यकर्ता नेता हमारा कह दे उससे नहीं होता है प्रधानमंत्री। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि सभी के अपनी अपनी मंशा होती है, सबकी अपनी और एक प्रक्रिया भी है, पार्टियों के अंदर भी एक प्रक्रिया है, उसी को फाइनल करेंगे। सुनिए, तो मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब आप एक साथ मिलकर किसी एक कार्य को करने जा रहे हैं और उसमें सबकी अभी कहां, अभी 2024 है, यात्राओं का दौर चल रहा है, यात्राओं का दौर चल रहा है। धनंजय जी आपको प्रश्न किया जा रहा है जनता के मुद्दों पर क्या किया आपने। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप लोग केवल राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र से आप जुड़े नहीं हैं। ऐसा है, मैं अजय जी की बात को इंडोर्स करता हूं। अजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से कुछ विपक्षियों में खलबलाहट जरूर हो गई है। जैसा कि अजय भाई कह रहे थे कि विपक्षियों में भी खलबलाहट है, विपक्षियों में ही खलबलाहट है कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। सारा लड़ाई इसी बात को लेकर के है, विपक्ष का चेहरा कौन होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष का चेहरा तो चमक रहा है,
राष्ट्र में उत्कर्ष का केंद्र बना हुआ है। सब लोग देख रहे हैं और सब लोग जान रहे हैं कि वर्तमान प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में अभी G20 समिट करा रहे हैं, पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बज रहा है। तो जो खलबली, जो बेचैनी, जो बेगरता है वो विपक्ष में ही है। और अजय भाई ठीक कह रहे थे, ये जो बेचैनी का आलम है विपक्ष में ही है। इसीलिए रहे जिनके मन में लड्डू रहा है वो लोग बीच बीच में अपना बयान देते हैं। अब ललन सिंह नीतीश कुमार से पूछेगा तो मना कर देंगे। इस तरह के ये ड्रामाबाजी वो पूरे देश में फैला हुआ है। अलग अलग मुद्दों को लेकर के अलग अलग तरीके से अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, अपना अपना चाक, और इसका कहीं कोई अंत नहीं है, कहीं कोई इसका लक्ष्य नहीं है, कहीं कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई नियमन नहीं है, कोई निर्देशन नहीं है। सब अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं अपने अपने राग से। लेकिन इस देश का जनमन जो है वो पूरी तरह से एकाकार होकर के साकार रूप में वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खड़ा है, सजग है, अडिग है और पूरी तरह से साथ में चल रहा है। दूसरी बात जो करते सामाजिक सरोकार के मुद्दे, सामाजिक सरोकार के क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे को उठाया, जनता से जुड़े हुए किस मुद्दों को लेकर के आ गए, ऐसा क्या कर दिया। भाई आप नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, मंदिर मंदिर, गुरुद्वारे गुरुद्वारे घूम रहे हैं। वही आप एक तरफ सोमनाथ के मंदिर में जाकर के खुद ही आप गैर हिंदू रजिस्टर मांग के सकते हैं और उसके बाद से आप चोला पहनने लगते हैं। जैसा कि इसी दर्द की बात में हमारे भाई बोल रहे हैं, परेशान हो गए हैं कि राहुल गांधी जी मंदिर क्यों जा रहे हैं, राहुल गांधी जी मस्जिद क्यों जा रहे हैं, गुरुद्वारा क्यों जा रहे हैं। चलिए उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। ठीक है धनंजय भाई, यही दर्द है, इसी दर्द की तो मैं बात कर रहा था। दरअसल इतना परेशान आप क्यों हो गए हैं? साइन करते हैं कि मैं गैर हिंदू रजिस्टर में सोमनाथ में साइन करते हैं, खुद क्यों साइन करते हैं भाई? उन्होंने अपने हाथ से दस्तखत किया हुआ है कि मैं गैर हिंदू रजिस्टर में आकर उन्होंने साइन किया, और दूसरे उसके बाद अपने आप जितना भी गैर हिंदू कहे, हिंदू कहे, सच्चाई सबको पता है, देश देख रहा है। चलिए ब्रिजमोहन आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। चलिए ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी को जोड़ते हैं इसमें। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, आप चर्चा का जो है अंत करेंगे। आपसे आखिरी कमेंट चाहेंगे। राहुल गांधी को आप जिस तरह से शरद पवार विपक्षी एकता के सूत्रधार बने हुए हैं और बनने का बिल्कुल उनके पास अधिकार है, मैं कह रहा हूं कि क्या राहुल गांधी को आप लोग अपना नेता स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी जिस पार्टी का नेतृत्व करते हैं उसको भारत में 12 करोड़ वोट मिले हैं, और जो दीगर जितनी भी पार्टियां हैं उन सबों के भी अगर हम वोट मिलाएं तो शायद उसको नहीं जोड़ पाते। तो राजनीति यथार्थ पे चलती है निखिल भाई जी, और ये नंबर गेम होता है। जिसके सांसद सबसे ज्यादा होंगे निश्चित रूप से वो तय करेगा कि हमारा इस गठबंधन का नेता कौन होगा। और जहां तक बात नेताओं की है, जो इस मामले में आदरणीय शरद पवार जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर हमको भारतीय जनता पार्टी से मजबूती के साथ टक्कर लेना है तो जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अपनी मजबूती के साथ चुनाव लड़े और वहां से वो अधिक से अधिक सांसदों को चुनाव जिता के लाएं और वहां पे वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हराएं। तो अगर ये सारा प्रयास सामूहिक रूप से नहीं होगा तो इसका तो कोई परिणाम हाथ में नहीं आएगा। चलिए, ये आपने बड़ी बात कही है कि यानी कि इलेक्शन के समय ये तय होगा, ये इलेक्शन के बाद तय होगा। तो इस पर धनंजय गिरी से आखिरी कमेंट लेते हुए हम चर्चा को बंद करेंगे। धनंजय जी, आपको लग रहा है कि ये पूरी सारी कवायद है, ये इस तरह की चलती रहेगी चुनावों तक, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो विपक्षी एकता है ये दरअसल नंबर गेम की बात जो कही है वहीं पर आकर अटकेगी? देखिए, विपक्षी एकता लगभग असंभव है इस देश में, और नंबर गेम एक ही जमीन है ना, एक ही जमीन है, एक ही वोट बैंक है, एक ही वोट है, उसी पर सबका अपना अपना दावा है। भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस को कांग्रेस का छोड़ा हुआ वोट है, उन्होंने उन्हीं की जमीन खींची है। तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस का जमीन खींचा है, समाजवादी ने किसका जमीन खींचा है? कांग्रेस का जमीन खींचा है। तो आप ये कैसे खुद सोच सकते हैं कि जिसकी जमीन जिसने खींची है, जिसका वोट जिसने लिया है, जिसका मत प्रतिशत जिसने खाया है, उससे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा? ये कैसे संभव है? चलिए, जब वहां पर बैटल ग्राउंड जीरो पे बैटल। हमारे पास समय आज समाप्त हो गया। इस चर्चा को फिर कभी लेकर जाएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा है। बिल्कुल ब्रिजमोहन जी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अजय उपाध्याय आपका शुक्रिया। धनंजय जी आपका शुक्रिया, और इतनी इनसाइट रिपोर्ट के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में शिशिर सेलार जुड़े हुए हैं। शिशिर, बहुत शुक्रिया। और यहां से आइए आपको लिए चलेंगे इंदौर की कुछ खबरें दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जोड़ो जो दरअसल भारत प्रवासी भारतीय जो सम्मेलन है, 7वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, उसमें एग्जीबिशन का दौरा किया है। ये तस्वीरें आपको
ये जो तस्वीरें हैं आप वहां की देख रहे हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जो एग्जीबिशन है उसका दौरा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये तमाम तारीखों के साथ में 21 अक्टूबर 1943, और आज़ाद हिंद फौज, किस तरह से भारत का एक जो पूरा इतिहास है उसको उकेरती हुई ये प्रदर्शनी है और प्रधानमंत्री बहुत गौर से इसका विश्लेषण कर रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रवासी भारतीय हैं उनका जो योगदान रहा है उसका भी उल्लेख किया गया है। ये ऑडियो विजुअल प्रदर्शनी है। तो कई मायनों में ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है वो खास है और जो इस तरह की जो प्रदर्शनी है वो दरअसल लोगों को का ज्ञान वर्धित करने वाली है, बताने वाली है किस तरह से जो भारत का इतिहास रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि ये जो अमृत काल है, इस वक्त का में ये ऐसे दौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का होना अपने आप में उस महत्व को दर्शाता है। और जब भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, जब भारत अमृत काल में अपने को सुदृढ़ बनाने की कोशिश में एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वो ऐसे समय में जो प्रवासी भारतीय हैं वो भारत के विजन को पूरी दुनिया में जोड़ेंगे, इस लेकर जाएंगे, इस बात का विश्वास जताया प्रधानमंत्री ने। तो प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर जो ये सम्मेलन है उसमें जो प्रदर्शनी है, ऑडियो विजुअल प्रदर्शनी है, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में जो और अतिथि हैं वो अवलोकन कर रहे हैं। भारत के इतिहास को दर्शाती ये प्रदर्शनी, भारत के नेतृत्व को दर्शाती ये प्रदर्शनी, जिस तरह से विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी हुआ है भारत, जो तमाम जो भारत की सफलताएं रही हैं, उपलब्धियां रही हैं दरअसल, वो उन सब को दर्शा रही है ये प्रदर्शनी। विविध क्षेत्रों में जो भारत की अभी तक यात्रा रही है उसके बारे में दर्शाती है ये प्रदर्शनी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए, प्रदर्शनी कई मायनों में खास है। ऑडियो विजुअल प्रदर्शनी आप देख रहे हैं, अपने आप में बेहद सशक्त और तमाम जो भारतीय इतिहास है, भारतीय दर्शन है, उसको दर्शाती हुई, साथ ही साथ जो भारत की उपलब्धियां हैं इतने वर्षों में उसके बारे में बताती हुई, आज़ाद हिंद के बारे में बताती हुई, सुभाष चंद्र बोस के बारे में दर्शाती हुई प्रदर्शनी। प्रधानमंत्री गौर से उसको देखते हुए भारत की आज़ादी के जो रणबांकुरे हैं उनसे जुड़ी हुई तमाम कहानियाँ इस प्रदर्शनी में बताई गई हैं। जो भारत तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में लगातार कदम आगे बढ़ा रहा है उस विषय में भी, ये स्पेस सेक्टर में किस तरह से आगे बढ़ रहा है उसके विषय में तमाम जो जानकारियां हैं वो इस प्रदर्शनी में रखी गई हैं और प्रधानमंत्री उसको देख रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी इस वक्त में कहानियां जो है, जो खबरें हैं वो बाकी हैं। We are making progress and we will not allow the challenges that we are confronted with today to any way diminish our commitment to the green transition. India Energy Week, therefore, is an opportunity to understand the pivot which is currently happening in terms of what is changing and how can they become part of this change. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर आपको दिखा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई। भारत जोड़ो यात्रा में बदलेंगे नेतृत्व। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की राहुल गांधी की यात्रा अब समापन की ओर है, लेकिन अगली यात्रा का खाका तैयार हो गया है। 26 जनवरी से कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका वाड्रा गांधी के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का बिगुल पार्टी ने बजा दिया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लड़की हूं, लड़ सकती हूं स्लोगन के साथ प्रियंका गांधी ने महिलाओं के बीच अपनी भूमिका बढ़ाने की पहल की थी।
भारत जोड़ो यात्रा को गैर राजनीतिक बताया गया था, तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़े अभियान के तौर पर ग्रामीण भारत का दौरा करेगी। 2019 के चुनाव में महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और शायद यही वजह है कि महिलाओं को, जो महिला मतदाता हैं, उनको अपने पक्ष में करने की एक कवायद है। 68% महिला मतदाताओं के मुकाबले पुरुष वोटरों की तादाद 64% थी। 68% महिलाओं के वोट पड़े थे, तो पुरुषों के वोट जो थे वो 64% पड़े थे। जानकार मानते हैं कि उत्तर भारत में बीजेपी की भारी भरकम कामयाबी के पीछे महिला वोटर्स का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। जाहिर है कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को महिलाओं के समर्थन के लिए आगे किया है। तो महिलाओं का समर्थन पाने के लिए प्रियंका गांधी अब एक और यात्रा 26 जनवरी से निकाल रही है। उधर राहुल गांधी की यात्रा अगले हफ्ते कश्मीर पहुंचने वाली है। कश्मीर के लाल चौक पर राहुल गांधी तिरंगा झंडा फहराकर यात्रा को विराम देंगे, लेकिन बीजेपी ने उनसे पूछा है कि राहुल गांधी आर्टिकल 370 बर्खास्त करने पर अपनी राय रखें। दरअसल बीजेपी कहीं ना कहीं इसको सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मानती रही और यही वजह है कि वो चाहती कि जो साफ साफ प्रश्न है उनके जवाब दें। आर्टिकल 370 पर कांग्रेस की क्या रुख है? उनकी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की मांग की थी और ऐसे में 370 पर वो आज अपना रुख स्पष्ट करे। बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा ने राहुल गांधी से गुपकार अलायंस से पार्टी के गठबंधन पर भी सफाई मांगी है। जाहिर है भारत जोड़ो यात्रा का कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने स्वागत किया है, लेकिन इस पूरे कवायद में बीजेपी का सवाल है कि क्या कांग्रेस आगामी चुनाव गुपकार गठबंधन के साथ लड़ने जा रही है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपसे चूंकि समय हमारे पास बहुत कम रह गया है और ये जो विषय है बहुत विस्तृत, इस पर बातचीत की जा सकती है, लेकिन ये समझना चाहेंगे कि ये जो प्रश्न बीजेपी ने उठाए हैं, चाहे वो धारा 370 पर लेकर के रहे हो, चाहे गुपकार अलायंस पर रहा हो, इस पर कांग्रेस को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देखिए, हम लोग अभी तक सुनते रहे थे कि 9 दिन चले 2.5 कोस, और ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा 3500 किलोमीटर के लगभग यात्रा पूरी हो जाने वाली है अगले हफ्ते में। तो अब सवाल ये है कि 3500 किलोमीटर यात्रा पूरा करने के बाद ये कांग्रेस के लिए, पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है जी, जो उसके साथ ही अगले हफ्ते के बाद जब आप कहेंगे कि 26 जनवरी के बाद प्रियंका गांधी की एक नई यात्रा की एक शुरुआत और इसका खाका हमारे सामने में है कि हाथ से हाथ जोड़ो की यात्रा प्रियंका गांधी शुरू करेगी और उसमें वो महिला वोटरों को टारगेट करके वो गांव, भारत के विभिन्न इलाकों में, खास करके उत्तर भारत में, वो गांव ब्लॉक लेवल तक में वो अपनी यात्रा को पूरा करेगी। अब सवाल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यही है इसमें कि राहुल गांधी की यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा को जो पहले बताया गया था, ये गैर राजनीतिक यात्रा है और इस सारे राजनीतिक मुद्दे ही इसमें उठाए गए और कन्याकुमारी से लेके और अभी तक अब ये हरियाणा और पंजाब होते हुए आप देखेंगे कि उसमें कोई भी एक सामाजिक मुद्दा इसके सामने में नहीं आया, जो अभी अपने कांग्रेस प्रवक्ता भी अपने यहाँ बता रहे थे। तो सवाल ये है कि अब क्या ये जो 3 महीने 4 महीने की यात्रा जो हुई है उसमें उसके कांग्रेस ने उसमें क्या पाया है, क्या अचीवमेंट लिया है, जो अगले 10 दिन के बाद प्रियंका गांधी फिर एक नया कांग्रेस का फेस बन के वो महिलाओं के बीच में जा रही हैं। लेकिन आपने जो बात कहा है, चलते चलते मैं उसको बता दूं कि कश्मीर में जो ये सवाल उठाया है कि कश्मीर में जब आप लाल चौक पे जाते हैं और झंडा फहराने की बात करते हैं, तो उस दौर में झंडा फहराने का जो जद्दोजहद था वो बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों ने वहां करके दिखाया है। खुद आज के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी तिरंगा यात्रा की और उन्होंने भी वहां पे लाल किले पे झंडा फहराने की कवायद की थी और मनोहर जोशी के साथ में उन्होंने झंडा फहराया था। वो दौर एक अलग था और इस दौर में जब वो झंडा फहराने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बीजेपी की तरफ से ये पूछा गया है कि आर्टिकल 370 पे आपका स्टैंड क्या है, क्योंकि आपके ही पार्टी की तरफ से पार्लियामेंट में बार बार कहा गया कि हम जो है, हमारी सरकार बनेगी तो हम स्पेशल स्टेटस को फिर से बहाल करेंगे। बिल्कुल। तो क्या आप स्पेशल स्टेटस बहाल करने के का जो कांग्रेस का पक्ष है उसी को लेके आप लाल चौक पहुंच रहे हैं, या फिर आर्टिकल 370 के बाद जो हालात बदली है, रिवोकेशन के बाद जो जम्मू कश्मीर में आज जिस तरह से एक नया कश्मीर बना है, तो क्या आप इसके सपोर्ट करते हैं या आप फिर वो जो गुपकार का समर्थन, गुपकार का जो ये आंदोलन है कि हम स्पेशल स्टेटस कश्मीर को चाहिए उसके साथ हैं? ये चीजें उनको ये क्लियर करने की बात तरफ से आई। ये एक बड़ा सवाल है जो सवाल राहुल गांधी से और कांग्रेस पार्टी से पूछा जाता रहेगा और उसका जवाब शायद उनको देना भी चाहिए। विनोद मिश्रा, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।
और अब वक्त है देशहित का। -60 डिग्री तापमान में जवानों का हौसला। कड़ाके की सर्दी के बीच अपने घरों से निकलना आज के दौर में मुश्किल भरा काम होता है क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है, लेकिन देशभक्ति और राष्ट्र सुरक्षा का जज्बा इन मुश्किलों को आसान बना देता है। सियाचिन में 0 से -60 डिग्री तक तापमान चला जाता है और बर्फीले तूफान के बीच जवानों की, भारतीय जवान जो सेना के जवान हैं, उनकी मुस्तैदी एहसास कराती है कि कोई तो तैनात है हमारी सीमाओं पर जो हमें अपने घरों में आराम की नींद लेने का मौका देता है। आपको छोड़ जाते हैं इन तस्वीरों के साथ, आप देखिए और सोचिए। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी